नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 7वां भाग लेकर। और इसके पूर्व के जो भी भाग हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे, तो सुनिएगा अवश्य। तो आइए सुनते हैं आज का 7वां भाग। व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है परोपकार के संबंध में। कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्रौढ़ाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार की तख्ती लगाकर घूमता है। कोई किसी को सीधे रिश्वत न लेनी पड़े इसलिए रिश्वत देने वालों से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दौड़ धूप करता रहता है। ये सब परोपकार संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं हैं और दूरबीन सिंह की भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा थी। वे कमज़ोर आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे, इसीलिए लड़ाई भिड़ाई के हर मौके पर वे बिना बुलाए पहुंच जाते और कमज़ोर की तरफ से लाठी चला दिया करते थे। उन शांतिपूर्ण दिनों में वे सब बातें बंधी दर से चलती थीं और सारे इलाके में मशहूर था कि शहर में ऐसे बाबू जयराम प्रसाद वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपया पेशी पर लेते हैं। उसी तरह दूरबीन सिंह भी मुकदमे की पहले वाली मारपीट के लिए 50 रुपया लेते हैं। वहीं लड़ाइयों में जहां आदमी जमा करने पड़ते वहां रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती और उसकी दरें भी निश्चित थी और उसमें कोई धोखेबाजी नहीं चलती थी। उनके आदमियों को गोश्त और शराब भी देनी पड़ती थी, पर वे स्वयं इन मौक़ों पर गोश्त नहीं खाते थे और शराब भी नहीं पीते थे। इससे उनका पेट हल्का और दिमाग साफ रहता था, जो कि युद्ध के समय बड़ी ही वांछनीय स्थिति है। चूँकि गोश्त और शराब देखकर भी नहीं कहने वाला आदमी सदाचारी कहलाता है, इसलिए वे सदाचारी कहलाते थे। दूरबीन सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे संग नहीं लगाते थे, वे दीवार फांदने के उस्ताद थे और वे सेंध नहीं लगाते थे, वे दीवार फांदने के उस्ताद थे और कहीं भी आसानी से पोल जंप में चैंपियन हो सकते थे। शुरू में रुपए की कमी होने पर वे कभी कभार दीवार फांदने का काम करते थे। बाद में वे ऐसा काम सिर्फ कभी कभी अपने नए चेलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की नीयत से ही करने लगे थे। यह वह जमाना था जब चोर चोर थे, डाकू डाकू। चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते थे और 5 साल का बच्चा भी पैर फटफटा दे तो जिस सेंध से अंदर आए उसी से विनम्रतापूर्वक बाहर निकल जाते थे। डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट से ज़्यादा होती थी, माल लूटने में कम। इस परिप्रेक्ष्य में दूरबीन सिंह ने अपने इलाके में चोरी करते समय घर में जग जाने वालों को पीटने का चलन चलाया था और वह तरीका उनके समसामयिक चोरों में बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। इस तरह दूरबीन सिंह ने चोरों और डकैतों के बीच के फासले को कम करने का एक बुनियादी काम किया और उनकी पद्धतियों ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। पर वक्त की बात सिपालगंज में जो बात भी वक्त के खिलाफ पड़ती थी, वक्त की बात हो जाती थी। वहीं ठाकुर दूरबीन सिंह अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की जगत के नीचे गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कुछ दिन तक कोने में रखी हुई अपनी लाठी को देख देख कर दूरबीन सिंह अपने भतीजे के मुंह में उसे ठूस देने का संकल्प करते रहे और अंत में लाठी और भतीजे के मुंह में यथावत छोड़कर शिवपालगंज की मिट्टी को वीरविहीन बनाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, अर्थात टे हो गए। सनीचर ने दूरबीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया। भैया रंगनाथ, अंधेरी रात थी। मैं भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच से आ रहा था। तब हमारा भी बचपना था और बाघ बकरी को एक निगाह से देखते थे। देह में ऐसा जोश कि हवा में डंडे मारते और पत्ता भी खड़क जाए तो छिटक कर माँ की गाली देते थे। सो अंधेरी रात थी और हम हाथ में डंडा लिए सटासट चले आ रहे थे।
तभी एक पेड़ के पीछे से किसी ने कहा, खबरदार। हमने समझा कि कोई जिन्न आ गया। उसके सामने तो लाठी और डंडा सभी बेकार हैं। मैंने लाल लंगोट वाले का ध्यान किया, पर भैया लाल लंगोटे वाले का तो तभी काम देगा जब भूत प्रेत जिन्न हो। भूतेठा हो। यहाँ पेड़ के नीचे एक काला कलूटा मोटी देह का जवान निकलकर मेरे सामने आया और बोला, जो कुछ हो चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता भी उतार दो। मैंने मारने को डंडा ताना तो क्या देखा कि चारों तरफ से 5-6 आदमी घेरा डाले हुए हैं। सब बड़ी बड़ी लाठियों और भाले लिए हुए दिखाई दिए। हमने भी कहा, चलो सनीचर, तुम्हारी भी जोड़ बाकी, आज से फिस। डंडा मेरा तना का तना रह गया और चलाने की हिम्मत न पड़ी। एक बोला, तान के रह क्यों गया, चलाता क्यों नहीं? असल बाप की औलाद हो तो चला दे डंडा। वह बड़ा गुस्सा लगा, पर भैया मैं जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, जान न लो, माल ले लो। दूसरे ने कहा, 10 साले की अधेला भर की जान, उसके लिए सियार जैसा फे फे कर रहा है। इतना माल छोड़े दे रहा है, अच्छी बात है, धर दे सब माल। बस भैया, एक झोला था, उसमें सत्तू था, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा था, मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी थी। लोटा क्या था, बाल्टी, बिल्कुल बाल्टी जैसा था। कुएं से 2 सेर पानी खींचता था। पुड़ियाँ थी असली घी की। तब वह बनास्पति ताला कहाँ चला गया? तब उन्होंने मिलकर गिरा दिया। सब उन्होंने मिलकर धरा लिया। फिर धोती उतरवाई। टेट में 1 रुपया था, वो भी छीन लिया। कुर्ता और लंगोटा पहने हुए जब मैं खड़ा हो गया तो एक ने कहा, अब मुंह में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जाओ। चूं भर भी किया तो इसी बाग में खोद कर गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा, कहाँ रहता है? मैंने कहा, गजहा का हूँ। फिर न पूछो भैया, सब लुटेरे खड़े खड़े मुंह तकने लगे। किसी एक ने मुझसे सिपालगंज के मुखिया का नाम पूछा, दूसरे ने लंबरदार का, तीसरे ने कहा, दूरबीन सिंह को जानते हो? मैंने कहा, दूरबीन सिंह की तरफ से लाठी भी चलाने जा चुका हूँ, जब रंगपुर में जमाम बाड़ा हुआ था। सुलह ना होती तो हजारों लोग वही खेत हो जाते। दूरबीन सिंह को गांव के रिश्ते से काका कहता हूँ। बस राम राम सीताराम। जैसे काले आदमियों में कोई गोरा फौजी पहुंच गया हो। भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस ला रहा था, कोई कुर्ता, एक ने जूता दिया, एक ने मेरे हाथ में झोला पकड़ाया, एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, तुम्हारी 2 पूड़ियाँ खा ली, उसके दाम ले लो, पर दूरबीन सिंह को ना बताना, हमने तुम्हें घेरा था, चाहे जितना भी पैसा हो ले लो, और कहो तो पेट फाड़ कर पूड़ी भी निकाल दूं। हमें क्या पता भैया तुम गंजहा के हो। फिर तो सब हमें गांव के पास ताल तक पहुंचाने आए। बहुत गिरियाते रहे। मैंने भी समझाकर उनके आंसू पोंछ दिए। कहा कि अब तुम घर के आदमी निकले तो फिर पूड़ी खाने का क्या अफसोस, लो एक एक और खाओ। वह आदमी भागा। कहा, दादा हमने भर पाया, हमें क्या पता था तुम गंजहा से हो। बस दादा, दूरबीन सिंह से ना कहना। और हमने ये बात उनसे कभी नहीं कही। कह देते तो दूरबीन काका उसी टेस में टें बोल जाते। रूपन बाबू दुखी चेहरे से बजनी झोले की तरह मुंह लटकाए बैठे थे। सांस खींच कर बोले, अच्छा ही होता तब टें हो जाते, भतीजे के हाथ से तो ना मरते। सिपालगंज गांव था, पर वह शहर से नज़दीक और सड़क के किनारे था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को वहां तक आने में कोई सैद्धांतिक ऐतराज़ नहीं हो सकता था। कुओं के अलावा वहां कुछ हैंडपंप भी लगे थे, इसलिए बाहर से आने वाले लोग प्यास लगने पर अपनी जान को खतरे में डाले बिना वहां का पानी पी सकते थे। खाने का भी सुविधा था। वहाँ के छोटे मोटे अफसरों में कोई न कोई ऐसा निकल ही आता जिसके ठाट बाट देखकर वहीं वाले उसे परले सिरे का बेईमान समझते, जिसे देखकर वे बाहरी लोग आपस में कहते, कितना तमीज़दार है, बहुत ही बड़े खानदान का लड़का है,
देखो ना, इसे चीको साहब की लड़की ब्याही है, इसीलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे वहाँ खाना भी खा सकते थे। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में सिपालगंज में जन नायकों और जन सेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको सिपालगंज के विकास की चिंता थी। नतीजा ये होता था कि वे लेक्चर देते थे। वे लेक्चर गजहों के लिए विशेषण रूप से दिलचस्प होते थे, क्योंकि इनमें प्रायः शुरू से ही वक्ता श्रोता और श्रोता वक्ता को बेवकूफ़ मानकर चलता था, जो कि बातचीत के उद्देश्य से गजहों के लिए आदर्श परिस्थिति है। फिर भी लेक्चर इससे ज़्यादा होते थे। दिलचस्पी के बावजूद लोगों को अपच हो सकता था। लेक्चर का मज़ा तो जब है जब सुनने वाले भी समझें यह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। पर कुछ लेक्चर देने वाले इतनी गंभीरता से चलते कि सुनने वालों को कभी कभी लगता था ये आदमी अपने कथन के प्रति सचमुच ही ईमानदार है। ऐसा संदेह होते ही लेक्चर गाढ़ा और फीका बन जाता था। उसका असर श्रोताओं के हाजमे के बहुत खिलाफ पड़ता है। ये सब देखकर गजों ने अपनी अपनी तंदुरुस्ती के अनुसार लेक्चर ग्रहण करने का समय चुन लिया था। कोई सवेरे खाना खाने के पहले लेक्चर लेता, कोई दोपहर को खाना खाने के बाद। ज़्यादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जागने के बीच में लेते थे। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि पहले कुछ और था। वास्तव में पिछले सालों में गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है। गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से ही ये मानकर चलता कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे, इसीलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूंढ कर लाते, ये साबित करने में लगे रहते कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है। इसके बाद वे ये बताते कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। फिर आगे की बात बताने के लिए प्रायः दोपहर के खाने का वक्त हो जाता। वह तमीज़दार लड़का जो बड़े संपन्न घराने की औलाद हुआ करता था, जिसको चीको साहब की लड़की ब्याही रहा करती थी, वक्ता की पीठ पर कपड़ा खींच खींच कर इशारे से बताने लगता, चाचा जी खाना तैयार है। कभी कभी कुछ वक्तागण आगे की बात भी बता ले जाते थे। तब मालूम होता कि उनकी आगे की और पीछे की बात में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि घूम फिर कर बात तो वहीं की वहीं रहती। भारत एक खेतिहर देश है। तुम खेतिहर हो, तुमको अच्छी खेती करनी चाहिए, अधिक अन्न उपजाना चाहिए। प्रत्येक वक्ता इसी संदेह में गिरफ्तार रहता। काश्तकार अधिक अन्न नहीं पैदा करना चाहते थे। लेक्चरों की कमी विज्ञापनों से पूरी की जाती और एक तरह से सिपालगंज में दीवारों पर चिपके या लिखे हुए विज्ञापन वहाँ की समस्या और उनके समाधानों का सच्चे परिचय देते थे। मिसाल के लिए समस्या थी कि भारतवर्ष एक खेतिहर देश है और किसान बदमाशी के कारण अधिक अन्न नहीं उपजाते। इसका समाधान ये है कि किसानों को आगे लेक्चर दिया जाए और उन्हें अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाए। उनके द्वारा उन्हें बताया जाए कि तुम अगर अपने लिए अन्न नहीं पैदा करना चाहते तो देश के लिए करो। इसी से जगह जगह पोस्टर चिपके हुए थे जो काश्तकारों से देश के लिए अधिक अन्न पैदा कराना चाहते थे। लेक्चरों और तस्वीरों का मिला जुला असर काश्तकारों पर बड़े जोर से पड़ता। भोले से भोला काश्तकार भी मानने लगता था कि हो न हो इसके पीछे भी कोई चाल है। सिपालगंज में उन दिनों एक ऐसा विज्ञापन खास तौर से मशहूर हो रहा था, जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बालियां लटकाए, बदन पर मिर्जई पहने गेहूं की ऊंची फसल को हंसिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। मिर्जई और बाली वाले काश्तकारों में तो अंग्रेजी के विद्वान थे, उन्हें अंग्रेजी इबारत से, और जो हिंदी के विद्वान थे उन्हें हिंदी के परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे, वे भी कम से कम आदमी और औरत तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसती हुई औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेर कर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। ये तस्वीर सिपालगंज में आजकल कई जगह चर्चा का विषय बनी थी।
क्योंकि यहाँ वालों की निगाह में तस्वीर वाले आदमी की शक्ल कुछ कुछ बद्री पहलवान से मिलती थी। औरत की शक्ल के बारे में गहरा मतभेद था। ये गांव की देहाती लड़कियों में से किसी की थी। वह अभी तक किसकी थी? गांव की देहाती लड़कियों में ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। वैसे सबसे ज़्यादा से जोर शोर वाले विज्ञापन खेती के लिए नहीं, मलेरिया के बारे में थे। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू से लिखा गया था, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए कि हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त करने के लिए हमारी मदद करो। यहाँ भी ये मान कर चला गया कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक है और उन्हें मारने के लिए पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है, रौब के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत होती है। इस भारतीय तर्क पद्धति के हिसाब से मच्छर मारने और मलेरिया उन्मूलन में सहायता करने की सभी अपीलें प्रायः अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसीलिए प्रायः सभी लोगों ने इनको कविता के रूप नहीं, चित्रकला के रूप में स्वीकार किया था और गेरू से दीवार रंगने वालों को मनमानी अंग्रेजी लिखने की छूट दे ही दी थी। दीवारें रंगती जाती थी, मच्छर मरते जाते थे, कुत्ते भूखा करते थे, लोग अपनी राह चलते रहते थे। एक विज्ञापन भोले भाले ढंग से बताता था, हमें पैसे बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने के पहले ही बता गए थे और लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह मालूम है। इसमें सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहाँ भी देश का जिक्र था, कहीं कहीं इशारा किया गया था, अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए बचाओ। बात बहुत ठीक थी, क्योंकि सेठ साहूकार, बड़े बड़े ओहदेदार, वकील, डॉक्टर, ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या ऐतराज़ हो सकता है। सभी इस बात से सिद्धांत के रूप में सहमत थे, पैसे बचाना चाहिए। पैसे बचाकर किस तरह कहाँ जमा किया जाएगा, ये बातें भी विज्ञापनों और लेक्चरों में साफ तौर से बताई जाती थी। लोगों को उनसे भी कोई आपत्ति नहीं थी, सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बनाने के पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हें कितना पैसा मिलना चाहिए। पैसे की बचत का सवाल आमदनी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सभी बातों पर विज्ञापनों में विचार कर लिया गया था और लोगों ने इनको इस भाव से स्वीकार भी कर लिया था। ये बेचारे दीवार पर चुपचाप चिपके हुए थे। दाना मांगते हैं, न चारा, न कुछ लेते हैं, न देते हैं। चलो इन तस्वीरों को छेड़ो नहीं। पर रंगनाथ को जिन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा वे पब्लिक सेक्टर के विज्ञापन न थे, प्राइवेट सेक्टर की देन थे। उनसे प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थी, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रोग दाद है। एक ऐसी दवा जिसको दाद पर लगाया जाए तो उससे जड़ से आराम पहुंचता है। मुंह से खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है। बतासे में डालकर पानी से निगल लिया जाए तो हैजे में लाभ होता है। ऐसी दवा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। उसके आविष्कारक अब भी जिंदा हैं। यह विलायत वालों की शरारत है, उन्हें आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं, चूँकि वहाँ बिजली जा चुकी इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। अब नामर्दों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारतवर्ष भर में तो मशहूर हैं ही, बिना ऑपरेशन के अंड वृद्धि का इलाज करते हैं। और ये बात शिवपालगंज में किसी भी दीवार पर तारकोल के हरफ में लिखी हुई पाई जाती है। वैसे बहुत से विज्ञापन बच्चों में सूखा रोग, आँखों की बीमारी, पेचिश आदि से भी संबंध है। असली रोग संख्या में कुल 3 ही हैं, दाद, अंड वृद्धि, नामर्दी। इनके इलाज की तरकीब शिवपालगंज के लड़के अक्षर ज्ञान पा लेने के बाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर देते हैं। विज्ञापनों की इस भीड़ में वैद्य जी का विज्ञापन नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश अपना अलग व्यक्तित्व रखता है। वह दीवारों पर लिखे नामर्दी या बिजली से इलाज जैसे अश्लील लेखों के मुकाबले में नहीं आता। वह छोटे छोटे नुक्कड़ों, दुकानों, सरकारी इमारतों पर जिनके पास पेशाब करना, जिन पर विज्ञापन चिपकाना मना था, टीम की खूबसूरत तख्तियों पर लाल हरे अक्षरों में प्रकट होता था। सिर्फ इतना कहता था कि नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। नीचे वैद्य जी का नाम था और उससे मिलने की सलाह दी जाती थी।
एक दिन रंगनाथ ने देखा रोगों की चिकित्सा में एक नया आयाम जुड़ रहा है। सवेरे से ही कुछ लोग एक दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, बवासीर शिवपालगंज की उन्नति का लक्षण है। बवासीर के चार आदम कदम अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे, यहाँ पेचिश का युग समाप्त हो रहा है। मुलायम तबीयत, दफ्तर की कुर्सी, शिष्टतापूर्ण रहन सहन, 24 घंटे चलने वाले खान पान और हल्के परिश्रम का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा है और आधुनिकता के प्रतीक जैसी बवासीर सर्वव्यापी नामर्दी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही है। शाम तक ये दैत्याकार विज्ञापन एक दीवार पर रंग बिरंगी छाप छोड़ चुका था और दूर दूर तक ऐलान करने लगा था, बवासीर का शर्तिया इलाज। देखते देखते 4-6 दिन में ही सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया। हर जगह वही विज्ञापन चमकने लगा। रंगनाथ को सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ जब उसने देखा कि वही विज्ञापन एक दैनिक समाचार पत्र में आ गया। ये समाचार पत्र रोज 10 बजे दिन तक शहर में सिपालगंज आता था और दोनों लोगों को बताने में सहायक होता। स्कूटर और ट्रक कहाँ भिड़ा, अब्बासी नामक कथित गुंडे ने इरशाद नामक कथित सब्जी फरोश पर कथित छुरी से कहाँ कथित रूप से धार किया। रंगनाथ ने देखा उस दिन अखबार के पहले पृष्ठ का एक बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग में रंगा हुआ था और उस पर बड़े बड़े सफ़ेद अक्षरों में छपा हुआ था, बवासीर अक्षरों की बनावट वही है जो वहाँ दीवारों पर लिखे विज्ञापन में है। उन अक्षरों ने बवासीर को एक नया रूप दे दिया था, जिसके कारण आसपास की सभी चीज़ें बवासीर की मातहती में आ गईं। काली पृष्ठभूमि के अखबार के पन्ने पर चमकता हुआ बवासीर दूर से ही आदमी को अपने में समेट लेता था, यहाँ तक कि शनिचर, जिसे बड़े बड़े अक्षर पढ़ने में भी आंतरिक कष्ट होता था, अखबार के पास खिंच गया, उस पर निगाह गड़ाकर बैठ गया। बहुत देर तक गौर करने के बाद वह रंगनाथ से बोला, वही चीज़ है। इसमें अभिमान की खनक थी। मतलब ये था कि शिवपालगंज की दीवारों पर चमकने वाले विज्ञापन कोई मामूली चीज़ नहीं है, वे बाहर अखबारों में भी छपते हैं और इस तरह जो शिवपालगंज में है वही बाहर अखबारों में है। रंगनाथ तख्त पर बैठा रहा। उसके सामने अखबार का पन्ना तिरछा होकर पड़ा था। अमेरिका ने एक नया उपग्रह छोड़ा। पाकिस्तान भारत सीमा पर गोलियां चल रहीं। गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम किया जाने लगा। सुरक्षा समिति में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी। इन सब अवाबीलों को अपने पंजे में किसी दैत्याकार बाज की तरह दबाकर वह काला सफ़ेद विज्ञापन अपने तिरछे हरफ में चीख पड़ा, बवासीर बवासीर। इस विज्ञापन के अखबार में छपते ही बवासीर शिवपालगंज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन चुकी थी। डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि को विशेष स्थान पर जाकर रामाधीन की तरफ से रुपए की एक थैली एकांत में रख दी जाए। डाका डालने की ये पद्धति आज भी देश के कुछ हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय है, पर वास्तव में है वह मध्यकालीन ही, क्योंकि इसके लिए चांदी या गिलट के रुपए और थैली का होना आवश्यक है, जबकि आजकल रुपया नोटों की शक्ल में दिया जा सकता है और 5,000 रुपये प्रेम पत्र की तरह किसी लिफाफे में भी आ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चेक से भी रुपए का भुगतान किया जा सकता है। इन कारणों से परसों रात अमुक टीले पर 5,000 रुपये की एक थैली रखकर चुपचाप चले जाओ। ये आदेश मानने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। टीले पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हवा में उड़ सकता है, चेक जाली हो सकता है। संक्षेप में, जैसे कला, साहित्य, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में, वैसे ही डकैती के क्षेत्र में भी मध्यकालीन पद्धतियों को आधुनिक युग में लागू करने के लिए व्यापारिक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 7वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।